उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। चर्चा का आलम यह है कि कोई उत्तर प्रदेश का बीजेपी का बड़ा नेता अगर दिल्ली आ जाए या लखनऊ में किसी नेता से मुलाकात कर ले या इस तरह की कोई गतिविधि करे, तो अचानक से मीडिया में चर्चा होने लगती है कि क्या अब मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे या उप मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। जैसे ही कोई एक तस्वीर आती है कि कोई बड़ा नेता किसी दूसरे बड़े नेता से मिलने आ गया है, सियासत में सुगबुगाहट बहुत तेज हो जाती है। और इस समय ये क्रेडिट, ये श्रेय उत्तर प्रदेश को हासिल है। चर्चा गर्म है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाए जाने की साजिशें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार जारी हैं और मुख्यमंत्री हटा दिए जाएंगे, या क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक बिसात के जरिए दिल्ली को चकमे में डाल दिया है और दिल्ली में बैठे वो लोग कि मोदी के बाद कौन और मोदी के बाद मैं, इसकी साजिश में या इसकी रणनीति बनाने वाले लोग फेल हो गए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकते। इस तरह की कई चीजें उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा में है। और साथ ही एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। क्यों वो सबसे ज्यादा चर्चा में है? क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? किस करवट जाता दिख रहा है उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल? और क्या अब आगे जो समीकरण बनते जा रहे हैं उसके कुछ नए सूत्र भी खुल रहे हैं? आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो देखिए, राजनीतिक विश्लेषक का काम होता है कि वो बाबा की तरह पर्ची बनाकर भविष्य नहीं पढ़ता, नेताओं को भविष्य नहीं बता सकता, आकलन करता है अपने अनुभव के जरिए, अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के जरिए, और जो भी वर्तमान में चल रही परिस्थितियां हैं उसको एक एक करके सिरे से सिरे को जोड़ करके किसी दिशा में उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है कि अगर वर्तमान परिस्थितियां इस दिशा में चली तो ये आगे कौन सा रूप अख्तियार कर सकती हैं। और इस तरह की तमाम चीजें उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक बात हो रही है, दोनों तरफ से बिसात बिछा दी गई है, दिल्ली से भी और लखनऊ से भी। दोनों तरफ से रोज कुछ न कुछ ऐसा मीडिया में आ जा रहा है जिससे लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जिस समय ये सारी चीजें चल रही होती हैं उस समय अगर कोई एक चीज भी ऐसी आ जाए जिससे कोई खबर बन जाए, जैसे उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्या होता है कि वो पुराना लंबा इतिहास है। बार बार इस पर हम लोगों ने बात भी की है और इस बातचीत के जरिए यह भी समझने की कोशिश भी की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाएंगे तो बीजेपी में दिल्ली में बैठे लोग जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं वो ये कोशिश लगे हैं करने में कि कौन होगा चेहरा जिससे कि उत्तर प्रदेश में नियंत्रण में चीजें रहें, जिससे कि वो योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने में कामयाबी मिल जाए। लेकिन उनको यह भी पता चल गया है कि योगी आदित्यनाथ कोई सामान्य खिलाड़ी तो है नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कई तरह के तर्क भी गढ़ लिए कि जिस चुनाव में टिकट वितरण में मेरा नहीं चला, कैंपेन डिजाइनिंग में मेरा नहीं चला, नैरेटिव सेट करने में मेरा नहीं चला, तो चुनाव की हार मेरे माथे क्यों आएगी। उस योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में अपने लोग बिठा रखे हैं, अपना एक पकड़ बना रखी है, अपना एक चेहरा बना रखा है। इसलिए दिल्ली में बैठे लोगों को सब आसान नहीं लग रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए बेहतर तो देखिए जो जो इस खेल में शामिल है वही बता पाएंगे। लेकिन हम आकलन करते हैं कि कैसे चीजें बाहर आ रही। अब उस आकलन में क्या है, इस सब कवायद में एक नाम बहुत तेजी से उछला, वो है केशव प्रसाद मौर्य का। क्योंकि दिल्ली में बैठे लोगों को यह लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसके कई वजह, 2-3 बिंदु हैं जिसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका इतनी बड़ी क्यों हो गई कि अगर वो लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में शामिल न हो,
अगर वो दिल्ली 2-4 दिन ज्यादा रुक जाएं चुनाव जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, अगर वो दिल्ली से जा करके उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक में एक वाक्य बोल दें कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो इस बात के कितने गहरे निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। मीडिया में एक खबर चल रही है कि ऐसी 2 पोस्ट उन्होंने की। एक तो अपने ही बयान की क्लिप लगा दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और ये लिखते हुए कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। मीडिया में एक खबर चलने लगी कि उन्होंने वो पोस्ट हटा दी है, लेकिन वीडियो वाली पोस्ट, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो पोस्ट उनके एक्स अकाउंट पर है। लेकिन जो मीडिया कह रही है कि कुछ दबाव केशव प्रसाद मौर्य पे भी काम कर रहा है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का एक केंद्र बन गया है। और पिछले दिनों जो तस्वीर आई कि वो दिल्ली आए हैं और पीछे से वो तस्वीर ली गई है, और उस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य एक कमरे से निकलते हैं और वो बीजेपी की मुख्यालय के ऑफिस है, और उस ऑफिस में वो सारा काम होता है। और इसके जरिए ये सारी चीजें इस तरह से काम करती हैं जैसे केशव प्रसाद मौर्य का वहां पर मिलने आना, वहां पर उन सारी चीजों में भागीदारी लेना तुरंत से खबर की चर्चा बढ़ा देता है। और जैसे ही कुर्सी की लड़ाई सामने आती है, विपक्ष के नेता क्या करते हैं? अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। तोड़ फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं। ये विपक्ष का नेता जो मौका पे देख के चौका मारने का अपना एक अनुभव, अपना एक चीज रखते हैं, और इस तरीके से वो सारा काम करके कि क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि 2-3 बिंदु उभर के सामने आते हैं। और वो दोनों तीनों बिंदु में वो जो चीजें हैं, पहली चीज ये है कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चल रहा है। एक मीडिया में खबर ये आती है, और वो खबर ये है कि केशव प्रसाद मौर्य कैसे बीजेपी की तरफ से बने हुए हैं सबसे बड़े चेहरा, कि वो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य इसलिए बार बार दिल्ली आ रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं? इसका और उन सारी चीजों के साथ साथ कई और भी बिंदु ऐसे निकलते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य केवल दिल्ली के आने में यूपी के सरकार से तख्ता पलट वाला मामला नहीं है, और वो तख्ता पलट की बजाय ये बड़ा कारण है कि जेपी नड्डा, चूंकि अब उनकी भूमिका दूसरी हो रही है, सरकार में मंत्रिमंडल बन गया है, तो अब अध्यक्ष चेंज होगा, सब कुछ बदला जाएगा, इस तरह के तमाम कवायद चल रही है। तो एक बिंदु तो बार बार लोग, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है, वो केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं कि केंद्र में उनको बड़ी भूमिका मिलने वाली। लेकिन दूसरी बड़ी वजह ये मिलती है कि नहीं, इतना सामान्य सब नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य वह विकल्प हो सकते हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े किए जा सकते हैं, और इसकी कोशिश में नहीं है। 17 में चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद 17 में ये हुआ कि वो मंदिर जा रहे थे, वो शपथ लेने जा रहे थे, वो ये हो रहा था कि कैसे मुख्यमंत्री चेहरा बनेंगे। अचानक से उनका चेहरा हट जाता है और योगी आदित्यनाथ चेहरा बन जाते हैं। ये कवायद तब से चली आ रही है। फिर बीच बीच में लगातार ऐसी चीजें होती रहती हैं जिससे ये समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, जो कुछ भी हो रहा है उसमें केशव प्रसाद मौर्य और एक बड़े गेम प्लेयर हैं जिसके पीछे कुछ लोग खड़े हैं और वो बार बार हवा भरते रहते हैं। 22 का चुनाव, केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान बार बार आया कि संगठन में चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं, मुख्यमंत्री बाद में चुना जाएगा। और पता चलता है कि दूसरी तरफ भी साजिश हो रही थी और 22 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया, या हार गए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह उभर कर सामने आती है कि दिल्ली में बैठे लोग वो ये समझते हैं
कि ओबीसी को अगर साधा नहीं गया, तो जो ट्वीट में भी पढ़ के आपको सुना रहा था ना अखिलेश यादव का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक नया ऐसा राजनीतिक प्रयोग बनता जा रहा है जो बीजेपी की जमीन को खींच चुका था और 24 के चुनाव में उसका परिणाम सामने आ गया। तो यह माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठे लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की लॉबी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी नेतृत्व को मजबूत किया जाए, ताकि अति पिछड़ी और गैर यादव जातियों को वापस गोलबंद किया जाए, जिनकी आबादी 40% के आसपास है। और अगर ये अति पिछड़ी जातियां बीजेपी से खिसक गई तो बीजेपी का सत्ता में रहना मुश्किल है। 27 के चुनाव को बुरी तरह बीजेपी हारेगी, क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए बहुत तेजी से जनता में पहुंच रहा है। और इसकी काट के लिए दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाना हो, चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर की तमाम चीजों को भुला करके ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनाना पड़े लखनऊ को, ओबीसी नेतृत्व के तमाम नेता नाराज होकर के बोलते भी दिख जाएं, जैसे संजय निषाद हैं, पल्लवी पटेल जिस तरह से काम कर रही थी, तो वो पटेल बिरादरी में एक अपनी ताकत रखना शुरू कर चुकी थी। लेकिन अनुप्रिया पटेल जो बीजेपी की एलाई पार्टनर है, उनकी तरफ से ये कोशिश तेज हुई चुनाव के तुरंत बाद, चाहे चिट्ठी लिखना हुआ, चाहे कोई चीज हुई, जिससे बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाए। और ये दबाव कौन बना रहे थे? ये सारे ओबीसी लीडर थे, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान, केशव प्रसाद मौर्य। और दिल्ली ये चाहता है कि ओबीसी को कैसे अगर गोलबंद हम रख पाए तो उससे कम से कम लखनऊ को साधने में मदद मिलेगी। इसलिए भी योगी आदित्यनाथ के विकल्प के रूप में केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत केशव प्रसाद मौर्य की ये बन गई है कि वो 22 का चुनाव खुद हार गए। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य में वाकई इतनी ताकत बची है, या वो विकल्प हो सकते हैं कि 22 का चुनाव हारने के बाद भी वो योगी आदित्यनाथ की जगह मुख्यमंत्री बना दिए जाए? इसमें सारा उलझ गया है सारा मामला, इसीलिए सब गड्ढे चल रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कोई बाबा होता, पर्ची बना देता, भविष्य बता देता, बच्चा इतने तारीख को इतने बजे योगी आदित्यनाथ को शिवराज सिंह चौहान, खट्टर, विजय रूपाला या जो है येदियुरप्पा की तरह मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा राजनीति में नहीं होता। राजनीति में रोज समीकरण बनते हैं और रोज बदलते हैं। इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने अपनी बिसात से दिल्ली को चकमे में डाल दिया है। और उन्होंने तर्क भी गढ़े और अपने लोगों को तैयार किया कि नहीं भाई, जब सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था तो होगा क्या। इस तरह से दिल्ली और लखनऊ के बीच का झगड़ा पड़ता जा रहा है। इसलिए एक सामान्य सी तस्वीर भी जब आती है ना, तो वो हलचल पैदा कर देती है। और कल से आज तक में यह हलचल तेज होती जा रही है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुला करके फिर से किसी एजेंडे, किसी मिशन की तैयारी के लिए बना दिया गया। क्योंकि समीक्षा बैठक में जब केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात कही कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और ये बहुत बिरला मौका है जब दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन मंत्री तमाम लोग उस मंच पर बैठे हों, और जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ये बात बोले, जोरदार तालियां बज जाएं, जोरदार तरीके से लोग इस बात को तमाम तरह से खड़े कर लें कि नहीं भाई, ये जो कहना चाह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, इस बात में दम है। तालियां बज गई। अंदर अंदर से तमाम नेताओं की नाराजगी बाहर आने लगी और ये सब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने में एक मददगार भूमिका निभाता है। और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने अपनी बिसात ऐसे की, जैसे बयान योगी आदित्यनाथ का बड़ा वायरल हुआ, 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते, पंचायत जीते, नगर निगम जीते, 27 भी जीतेंगे, 24 स्किप कर दिया योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद उन्होंने ये बात बोली कि बहुत लोग जो ये उछल रहे हैं ना, उछल कूद मचा रहे हैं, ये भी सब, जैसे योगी आदित्यनाथ ने 22 में बयान दिया ना, गर्मी जो दिख रही है ना, ये बस शांत हो जाएगी, मैं अप्रैल मई के महीने में भी इसे शिमला बना देता हूं। हालांकि अगर घपला न करते, दिल्ली वाली लूट न होती, तो शिमला कहीं और बनने वाला था। लेकिन भाई, राजनीति में जो सरकार बना लिया वो ताकतवर है।
उसी तर्ज पर, उसी तेवर में योगी आदित्यनाथ जिस तेवर के लिए बीजेपी के पोस्टर बॉय बने, अब बीजेपी को क्या उसी चेहरे से दिक्कत होने लगी? पूरा विमर्श मैं यहां आपके सामने ले आना चाहता हूं। क्या सोचकर 17 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया? क्या पहचान थी योगी आदित्यनाथ की? कुछ विवादित बयान, मुकदमे, जेल और एक कट्टर हिंदुत्व की वो छवि जो लगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत काम करेगी। तो फायदा लिया बीजेपी ने, फायदा लिया आरएसएस ने, फायदा लिया उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने में। तो जब किसी का फायदा आप लोगे तो वो अपना भी तो फायदा बनाएगा, क्योंकि वो भी राजनीति में राजनीति ही करने आया है। तो आज वो क्यों गले की हड्डी बन गए, इसको जरा सोचें। और बीजेपी के घर का झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उसी तेवर, योगी आदित्यनाथ का तेवर वही है जिस तेवर को कल बीजेपी पसंद करती थी, आज बीजेपी के लिए वही तेवर मुश्किल हो गया कि हटा के देख लो। समझ में नहीं आ रहा है कि हटाएं क्या करें। जो लोग उछल रहे हैं वो लोग शांत कर दिए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ का बयान है। यहां बीजेपी के पॉलिटिक्स में सारा झोल फंसा हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव ने क्या गजब का तंज किया कि जो चाल बीजेपी दूसरे की पार्टियों को तोड़ने और नेताओं को बिखेरने में किया करती थी, अब जब उसके घर में ही हो रहा है तो उसको भारी पड़ रहा है। और इस तरह से पूरा का पूरा नैरेटिव गया है बदल। हर फोटो, हर मीटिंग, हर मुलाकात और एक एक बात पर अब ऐसी सकबगाहट तेज हो जाती है कि हम आप विश्लेषण करने लगते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आगे यूपी में क्या होने वाला है। आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।